साथियों, मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए मोस्ट 30 MCQs की ये वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं MP कांस्टेबल और UPSI के लिए बहुत ही बेहद जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए MCQs हैं, उन्हीं पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 9 है। इसके पहले पार्ट 8 तक वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप सभी को PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो अब की बार गारंटी से पुलिस का पेपर पार होगा यदि आप हमारे साथ ये पार्ट जो जितने भी चल रहे हैं वो सारे देखते जाएंगे, तो आपके टॉप 30 MCQs की जो सीरीज है वो सभी क्लियर होती जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? आपके ऑप्शन है धर्मपाल, महेंद्रपाल, गौपाल या कुमारपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास धर्मपाल ने कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल ने कराया था। आपको बता दें कि यह पाल वंश के राजा थे जिनका नाम धर्मपाल था, जिन्होंने यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना या विकास उनका कराया था। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में भी आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ये इसमें पिक्चर दिखाई दे रही है कि यह विश्वविद्यालय कैसा दिखाई पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 में हुई थी। आप याद रखें कि इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर यह तीनों अकबर के दरबार में थे। आपको यह बता दें कि अकबर के दरबार में मुख्य रूप से 9 प्रमुख रत्न थे, लेकिन यह उन रत्नों में से नहीं थे। यह उनके अलावा थे अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर। आपको बता दें कि अब्दुल कादिर का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1615 ईस्वी में हो चुकी थी और यह फारसी मूल के भारतीय थे जो अकबर के दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? आपके ऑप्शन है 55%, 51%, 99% या 75%। तो नाबार्ड में भारत सरकार का 99% हिस्सा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। RBI ने इसमें अपने शेयर बेच दिए और अब इसमें भारत सरकार का 99% हिस्सा हो गया है। यह कृषि SSI और कॉटेज और गांव उद्योग के प्रचार के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है। तो आप याद रखें कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी या हर्पेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर है पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान जीव विज्ञान की यह और जो ऑर्निथोलॉजी एक जो जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत पक्षियों की बाह्य और अंतर रचना का वर्णन, उनका वर्गीकरण, विस्तार एवं विकास, उनकी दिनचर्या और मानव के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक उपयोगी इत्यादि से संबंधित विषय आते हैं। आपको इसमें देखिए बहुत सी पिक्चर में बहुत से पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तो इनके अध्ययन को ही ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, कैलारस शुगर मिल किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है मुरैना, ग्वालियर, दतिया
या श्योपुर? तो कैलारस शुगर मिल मुरैना जिले में स्थित है। आपको इसकी डिटेल बता दें कि मुख्य रूप से भोपाल में शुगर मिल, सीहोर में, बरलाई शुगर मिल देवास में जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है, और डवरा शुगर मिल ग्वालियर एवं सेठ गोविंद दास मिल उज्जैन में स्थित है। और जो कैलारस शुगर मिल का नाम पूछा गया है यह मुरैना तथा जीवाजी शुगर मिल मंदसौर आदि में स्थित है। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी मिल किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? आपके ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो इल्तुतमिश द्वारा जो 175 ग्राम का जारी किया सिक्का था वह चांदी का था। आपको बता दें कि इल्तुतमिश ने जो चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे, इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। तो दोस्तों आप याद रखें कि यह 175 ग्राम का था। अब आपको इल्तुतमिश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें कि इल्तुतमिश गुलामों के गुलाम वंश को कहा जाता है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था तो यह गुलामों के गुलाम वंश कहा जाता है। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली में राजधानी वापस लाया, कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण किया। इसके कार्यकाल में एकता प्रणाली चलाई गई, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया गया जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाने जाते हैं। तो यह सब इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्य स्मृति में किस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? आपके ऑप्शन है इंदिरा हैंडबॉल, इंदिरा बैडमिंटन, इंदिरा तैराकी या इंदिरा मैराथन। तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष इंदिरा मैराथन का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि इंदिरा मैराथन की शुरुआत 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। दोस्तों यदि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? आपके ऑप्शन है राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना या हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। तो स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना बताया था। आपको बता दें कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकताओं और आवश्यकता के बारे में सिफारिशों करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारियों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य हैं। अब आपको बता दें कि यह संविधान में जो मौलिक कर्तव्य शामिल हुए वह कहाँ है? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इनकी संख्या 11 है। यह भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में संविधान के तहत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, प्रसिद्ध पुस्तक उर्वशी किनकी रचना है? आपके ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रसिद्ध पुस्तक उर्वशी के जो रचना की है वह रामधारी सिंह दिनकर जी ने की थी। आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1976 में तमिलनाडु में हुई थी। यह लगभग 65 वर्ष तक ही जीवित रहे थे। इनकी अन्य आपको रचनाएं बता दें तो उर्वशी तो जो प्रसिद्ध रचना है ही, साथ में रश्मि रथी, रेणुका और संस्कृति, यह 3 भी इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। तो इसका सही आंसर है जलवाष्प। जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है।
या साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको इसमें द वाटर साइकिल दिखाई दे रही है, यह एक जल वाष्प है कि कैसे जल वाष्प बनता है। पहले पानी से हवा बनती, हवा से बादल बनते, बादल से बारिश होती और वही बारिश पानी जमीन पे आ जाता है, वही से फिर वाष्प उड़ के फिर से बादल बन जाते हैं। तो यह एक जल वाष्प की क्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या है 2। आपको बता दें कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश में 2 हैं। और वो 2 कौन कौन कहाँ कहाँ स्थित है? तो उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा में ओमकारेश्वर। यह वो 2 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर या कच्छ। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा है लद्दाख में। भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं सीट हैं जो लद्दाख में 1,73,266 वर्ग किलोमीटर में, बाड़मेर में 71,601 वर्ग किलोमीटर, कच्छ में 41,644 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 40,572 वर्ग किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 39,749 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा की सीट की। और सबसे छोटी लोकसभा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है चांदनी चौक की, दिल्ली में स्थित है, जो कि 10.59 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। आपको बता दें कि लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत संविधान में शामिल है और वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, अच्युत चांद पुरस्कार किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो अच्युत चांद पुरस्कार केरल प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। अच्युताचरण पुरस्कार, आपको ये थोड़ा सा टफ नाम है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? आपके ऑप्शन है मथुरा में, हमीरपुर में, आगरा में या कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले मथुरा में लगते हैं। राज्य में सबसे अधिक मेले मथुरा में तथा सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मेले मथुरा में कितने लगते हैं, तो याद होना चाहिए कि 86 मेले मथुरा में एक वर्ष में लगते हैं और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? आपके ऑप्शन है सी एवर्ट्स, डॉप्शन इकाई, मेल्सन इकाई या इनमें से कोई भी नहीं। तो समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई डॉप्शन इकाई में मापी जाती है। आपको अब इसकी डिटेल बता दें कि ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फवरे और हेनरी बिस्मोन ने की थी। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMB डॉप्शन ने किया। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। उन्हीं के नाप पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्शन इकाई में नापी जाती है। दोस्तों आपको बता दें यह बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है क्योंकि यह बहुत ही एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है बिरहोर, भील, संथाल या कोल। तो भगत आंदोलन भील भील जनजाति से संबंधित है। भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह जनजाति पाई जाती है। जब कोई भील भगत हो जाता है तो उसे मांस, अंडे और शराब का त्याग करना पड़ता है। दोस्तों आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि भील किस प्रकार से बने रहते हैं। यह हाथ में तीर कमान लिए रहते हैं।
ये भील कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या गोल्फ। तो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी की एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। यह मलेशिया में होता है और इसका नाम मलेशिया के 9वें राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया था। आपको ये डिटेल याद होनी चाहिए, आपको ये डिटेल बता दिए ताकि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो मालवा का जो पठार है वह महाराष्ट्र से का हिस्सा नहीं है। मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आप देख रहे होंगे कि भारत के आपको पश्चिमी साइड में मुंबई का जो रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यह महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? आपके ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो सलवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। आपको डिटेल बता दें कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि सलवाई की संधि 17 मई 1782 में हुई थी और इसकी जितनी जो डिटेल बताई वो याद रखनी चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अरविंद घोष, सर सैयद अहमद खान, अब्दुल लतीफ या दादा भाई नेहरूजी। तो बंगाल के मुस्लिम का पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। अब्दुल लतीफ 1828 से 1893 तक बंगाल में 19वीं सदी के शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाली। तो समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। आपको डिटेल बता दें कि कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। आपको बता दें कि पुर्तगाली ही वह लोग थे जो हमारे भारत में सर्वप्रथम मतलब आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विश्वविख्यात है? आपके किसके लिए विख्यात है? आपके ऑप्शन है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया या इनमें से कोई भी नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1896 का अधिवेशन है वह पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जिसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। आपको बता दें कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है आनंद मठ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि यह आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वह कौन से हैं? आपके ऑप्शन है चावल व गेहूं, गेहूं या गन्ना, गेहूं या दलहन या चावल या गन्ना। तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है गेहूं और गन्ने के लिए। आपको बता दें कि चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और गेहूं भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एरोसोल का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है दूध, नदी का जल,
धुआं या रुधिर। तो एराशॉल जो उदाहरण है वह है धुएं का। तो सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों की हवा या किसी अन्य गैस से कोलाइड को एरोसोल कहा जाता है। धुंध, धूल, वायुमंडल प्रदूषक, कण तथा धुआं एरोसोल के ही उदाहरण है। आपको बता दें कि आप डेली रूटीन में देखते हैं जब डीओ या परफ्यूम यूज किया जाता है तो उसमें जो गैस निकलती है वह भी और एरासोल का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 1951, 1952, 1953 या 1954। तो दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? आपके ऑप्शन है फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट की, पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट की, श्वेत श्याम प्रिंट की या कंप्यूटर विकसित श्वेत प्रिंट की। तो इसका सही आंसर है श्वेत श्याम प्रिंट की। जो पिक्चर निकलती है वह प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसकी है? आपके ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। तो वीरों का कैसा हो बसंत रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। सुभद्रा कुमारी चौहान भारत की एक कवियत्री थी। वीरों का कैसा हो बसंत उन्हीं की यह रचना है। ये वीर रस की कविताओं के लिए जानी जाती हैं। झांसी की रानी पर लिखी उनकी कविता हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। इनका जन्म निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था, इनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह था और इनका जो प्रमुख रस था वह वीर और बात्सल्य का रास्ता। तो आपको याद होना चाहिए कि यह किस कवि मतलब किस जोन की या किस रस के कवियत्री थी। तो यह वीर और बात्सल्य रस की कवियत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है या किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है बेतवा, चंबल, क्षिप्रा या बेनगंगा। तो मध्य प्रदेश के जो उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आपको बता दें, आप मैप में बड़े गौर से देखिए कि आपको इसमें क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले के काकरी बरनी नामक पहाड़ी से होता हुआ दिखाई दे रहा है और यह लास्ट में यह इलाहाबाद से होते हुए हावड़ा यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यह चंबल नदी में जाकर यहाँ पर मिल जाती है और इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए और यह हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो है, भेल क्या है? यह राज्य सरकार की इकाई, केंद्र सरकार की इकाई, ताप विद्युत गृह या विद्युत निर्माण कंपनी। तो भेल एक विद्युत निर्माण कंपनी है। आपको बता दें कि भेल की फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। आप याद कर लें क्योंकि ये भेल की जो फुल फॉर्म है वो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और पूछी जा चुकी भी है। तो आप याद होना चाहिए कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की फुल फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ आज हमारे टॉप 30 MCQs की वीडियो समाप्त होती है और अब हम बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की, जो इसके पहले हम क्वेश्चन दे चुके थे। सॉरी वो दोस्तों शायद क्वेश्चन में एन थोड़ा नहीं लिख पाए, तो आप इसे माइंड ना कीजिए। आप क्वेश्चन देखिए, यह पहले हम क्वेश्चन ये पूछ चुके थे जिसका आंसर बहुत कम लोगों ने लेकिन दिया था क्वेश्चन इन उसमें बॉक्स में। तो आप अब जो आज का क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आज का जो पहले क्वेश्चन था वो था, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। जितने लोगों ने भी जम्मू कश्मीर आंसर दिया था उनकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप सभी लोग भी जिसकी स्टडी अच्छी चल रही है आप सभी लोग बताएं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और तो आज के हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है?
आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, बहराइच या वाराणसी। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 10 की वीडियो में इसका आंसर आपको दूंगी। जितने भी स्टूडेंट आज ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे पता चले आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इससे पहले के जो पार्ट डले हुए हैं नहीं देखे तो वो जरूर देख लें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।